जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मास्टर्स बैचलर्स फिजिक्स में, जहां आपको कंटेंट के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख कर आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए उसी कैटेगरी में आज हम बात करेंगे क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 के बारे में। तो आइए देखते हैं। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, दैट इज चार्ज। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा चार्ज क्या होता है। तो चार्ज की बात करें तो चार्ज किसी भी पार्टिकल की एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अंदरूनी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से या तो वो अपने जैसे किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ खींच सकता है या अपने से रिपेल करा सकता है, यानी कि अपने से दूर भेज सकता है। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज एक हमारा क्या है, आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है आपकी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी कि अंदरूनी प्रॉपर्टी है किसकी? ऑफ पार्टिकल। किसी भी एक पार्टिकल की कैसी है आपकी? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अगर बात करें चार्ज की तो चार्ज दो तरह के होते हैं। एक चार्ज होता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि हमारे पास जितना भी चार्ज प्रोटॉन्स के पास होगा वो सब चार्ज कैसा होगा आपका? पॉजिटिव चार्ज होगा। और वहीं पे अगर हम बात करें तो एक चार्ज होता है आपका नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज हमारा वो चार्ज होगा जो हमारे किसी इलेक्ट्रॉन्स के पास होगा। तो कुल मिला के हमारे पास चार्ज कितना तरह के हुए? दो तरह के, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। हर चीज को नापने की एक यूनिट होती है, इसी वजह से चार्ज को भी नापने की एक यूनिट है, एंड इट्स यूनिट इज, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है इसकी आपकी कूलम। क्या होती है आपकी? कूलम। तो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। इसका सिंबल जो होता है वो होता है कैपिटल सी। तो कैपिटल सी इज द सिंबल ऑफ कूलम एंड कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अगर बात करें चार्ज की तो चार्ज का जो सिंबल होता है आपका, वो आपको चार्ज के सिंबल को आपको याद रखना है। वो होता है आपका स्मॉल क्यू भी कह सकते हैं और कैपिटल क्यू भी, यानी कि क्यू होता है सिंपली अगर हम बात करें तो क्यू इज द सिंबल ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज हमारे दो तरह के हुए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां तक याद रहेगा आपको। अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज हमें कहां मिलेगा और नेगेटिव चार्ज हमें कहां मिलेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें, जब हम किसी भी गिलास की रोड का मतलब सिंपल, जब भी हम किसी गिलास को किसके साथ रब करेंगे? सिल्क के साथ, यानी कि सिल्क के कपड़े के साथ अगर हम रब कर देंगे तो जो रोड होगी वो क्या हो जाएगी आपकी? वो चार्ज हो जाएगी। और वो जब चार्ज होगी तो वो चार्ज कैसी होगी आपकी? पॉजिटिव चार्ज होगी। तो हमें ये याद रखना है, जब भी हम एक क्या लेंगे? गिलास की रोड लेंगे, सिंपल एक गिलास लेंगे। कैसा गिलास? कांच का, कोई भी इस टाइप का मटेरियल लेंगे और उसको हम सिल्क के किसी कपड़े के साथ रब करेंगे तो जो गिलास होगा वो चार्ज हो जाएगा, और जो चार्ज होगा वो चार्ज कौन सा होगा आपका? पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसे अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो ये आप ध्यान रख सकते हो कि जब हम किसी भी इबोनाइट क्या होता है? एक मटीरियल होता है। जब इबोनाइट की रोड को हम क्या करेंगे? वूल के कपड़े यानी कि ऊन के कपड़ों के साथ रब करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा, और इस चार्ज को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज आपको कहां देखने को मिल सकते हैं? जैसे कि आपने देखा हो सर्दियों के टाइम पे जब आप वुलन कपड़े उतारते हो तो आपको एक चढ़ की आवाज आती है, आपको हल्का सा स्पार्क दिखता है, तो वो क्या है आपका? सिंपली चार्ज है। अगर आपने कभी देखा हो टीवी की डिस्प्ले पे हाथ घुमा के जब टीवी को आप बंद कर देते हो तो आपको एक अजीब सा महसूस होता है, दैट इज आल्सो नोन एज चार्ज। तो ये सब क्या है? आपके चार्ज की प्रॉपर्टियां हैं। देखो होता क्या है, जब भी हमारे कोई भी दो चार्ज होंगे, सपोज किया हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है आपका Q2, और दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर सेपरेशन है, मान लिया फॉर एग्जांपल स्मॉल r, इनके बीच में एक सेपरेशन है। तो क्या करेंगे? या तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे या अपने से दोनों एक दूसरे को रिपेल करा देंगे, यानी कि या तो वे दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेंगे या अपने से दूर भेज देंगे। कब खींचेंगे और कब रिपेल करेंगे ये पता होना चाहिए। जब वे दोनों चार्जेस कैसे होंगे आपके? जब वे दोनों चार्जेस आपके लाइक चार्जेस होंगे। कैसे चार्जेस होंगे आपके? लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे? लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को हमेशा दूर भेज देंगे। और जब भी कोई चार्जेस कैसे होंगे आपके? अनलाइक चार्जेस होंगे। अनलाइक चार्जेस का मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो वे हमेशा एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? अट्रैक्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आपको और एक्स्ट्रा में याद रखना है, क्या कि जब भी कोई चार्ज
एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दोनों ही कंडीशन में वे दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाने वाले हैं, एक फोर्स लगाने वाले हैं, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय द कूलम्ब्स लॉ। ये कहां पे कॉन्सेप्ट आएगा, ये आपकी हायर स्टडीज में आएगा, लेकिन फिलहाल आप इसको यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि जब भी कोई दो चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे तो उनके बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज नोन एज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F क्या है यहाँ पर, F वो फोर्स है जिस फोर्स से वे या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे। K क्या है यहाँ पर, K यहाँ पर एक कांस्टेंट है, Q1 Q2 यहाँ पे दोनों चार्जेस की वैल्यू है कि कितना कितना चार्ज आपने यहाँ पे लिया हुआ है, और R इज द सेपरेशन बिटवीन बोथ द चार्जेस। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। डन। तो ये आपको ये पॉइंट ऑफ चार्जेस के बारे में याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और याद रखेंगे कि चार्ज के पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज एडिटिविटी। कैसी प्रॉपर्टी होती है आपकी, एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब होता है कि अगर आपको किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज निकालना है तो वहां पे चार्जेस को क्या कर सकते हो, आप सम अप कर सकते हो, यानी चार्जेस को आप वहां पे जोड़ सकते हो। इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, इससे रिलेटेड आपके पास एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल भी है और एग्जामिनर भी कई बार इस कॉन्सेप्ट का यूज करवा लेते हैं। तो ध्यान रखना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिंपल एक फॉर्मूले से है, और वो फॉर्मूला क्या है आपका, वो फॉर्मूला आपका Q इज इक्वल्स टू NE। क्या है आपका फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू NE, वेयर Q क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें Q की तो Q है यहाँ पर टोटल चार्ज। Q क्या है यहाँ पर आपका, टोटल चार्ज, यानी किसी बॉडी के पास टोटल चार्ज कितना होगा ये Q बताएगा आपको। अगर बात करें यहाँ पे N की तो N इज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। N क्या है यहाँ पर आपके, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल आपने ले रखे हैं, ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका स्मॉल n। और अगर वहीं पर हम बात करें स्मॉल e की तो e है यहाँ पर आपका एलिमेंट्री चार्ज। कैसे चार्ज है आपका, एलिमेंट्री चार्ज। और ये एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, और ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी 1.6 10⁻⁹ कूलम। ये क्या होता है, ये किसी भी चार्ज यानी किसी भी पार्टिकल के पास कम से कम कितना चार्ज हो सकता है, या फिर किसी भी पार्टिकल के पास एक बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होता है, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री चार्ज। और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी और वो होगी 1.6 10⁻⁹ कूलम। ये हमेशा आपको याद रखना है। तो जब भी आपको किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज निकालना होगा तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, Q इज इक्वल्स टू NE, वेयर Q इज द टोटल चार्ज, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड E इज द बेसिक अमाउंट ऑफ चार्ज। डन यहां तक। अब क्या हुआ, अब ये जो चार्ज है आपका, ये चार्ज आपका दो स्टेट में हो सकता है। किस में हो सकता है, दो स्टेट, यानी कि आपने पढ़ रखी है, अगर आपको याद हो तो क्लास 9th में आपने दो स्टेट के बारे में पढ़ा था। एक स्टेट होती है रेस्ट और एक स्टेट होती है आपकी मोशन। तो यहाँ पर चार्ज की दो स्टेट होंगी। कौन कौन सी स्टेट होगी, आइए देखते हैं। देखो अब क्या होता है, अब हमारा अगर वो जो चार्ज जिसके बारे में अभी आपने इतना डिटेल में पढ़ा, अगर वो चार्ज हमारा किस में है, अगर वो चार्ज हमारा रेस्ट में है, कहाँ पे है, रेस्ट में, यानी कि वो चार्ज मोशन नहीं कर रहा, वो चार्ज एक जगह रुका हुआ है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोड्यूस करेगा वो आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब आप वुलन के गर्म कपड़े सर्दियों में उतारते हो तो आपको एक हल्का सा झटका लग जाता है करंट का, जैसे आपको फील होता है कि आपको करंट लगा। तो वो जो करंट लगा आपका, वो किसकी वजह से लगा, वो उस चार्ज की वजह से लगा, जो चार्ज कैसी कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में। तो उससे बनने वाला जो करंट होगा वो कौन सा कहलाएगा, आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर बात करें उसी चार्ज को हम क्या करा दें, अगर उसी चार्ज को हम क्या कर दें, मोशन दे दें, तो अब वो चार्ज बनाएगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनाएगा आपका, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको क्या याद रखना है कि जब भी कोई चार्ज क्या करेगा, मोशन करेगा। जब भी कोई चार्ज क्या करेगा, मोशन करेगा, तो उसके मोशन करने की वजह से एक चीज डेवलप होगी, एंड दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, या फिर सिंपली बोल सकते हो करंट। ठीक है ना। तो जब भी कोई चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा, तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो अगर मैं बात करूं करंट की, तो फिर करंट क्या हुआ, तो सिंपली अगर हम बात करें करंट की, तो करंट के बारे में हम सिंपल इतना बोल सकते हैं, क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ
फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि किस रेट से हमारा चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, इज कॉल्ड करंट। उसको हम क्या कह देंगे, सिंपल हम उसको करंट बोल देंगे। तो करंट की सिंपल डेफिनेशन क्या हुई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कितना चार्ज कितने समय में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसी को हम बोल देंगे करंट। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसके सिंबल की, तो करंट का जो सिंबल होता है वो होता है आपका कैपिटल आई। क्या सिंबल होता है इसका, कैपिटल आई। तो कैपिटल आई इज द सिंबल ऑफ करंट। अभी बताया आपको क्या है, ये आपका फ्लो ऑफ चार्ज। तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने समय में, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने समय में, यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है कितने समय, यानी चार्ज अपॉन टाइम। यही क्या बन जाएगा, आपका करंट का फॉर्मूला बन जाएगा कि करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये हुआ आपका करंट का सिंपल फॉर्मूला। अगर बात करें करंट की, तो करंट की यूनिट होती है भाई, हर चीज को नापने की कोई ना कोई यूनिट होती है। तो ऐसे करंट को मेजर करने के लिए भी एक यूनिट होती है, दैट इज नोन एज, वो होती है आपकी एम्पियर। क्या होती है आपकी, एम्पियर। तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ चार्ज। एक यूनिट इसकी आप फॉर्मूले के बेसिस पर भी कह सकते हो, कैसे, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की यूनिट मैंने अभी बताई है क्या होती है, कुलाम होती है, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो इसकी एक यूनिट एम्पियर तो होती है, दूसरी यूनिट हम इसकी कुलाम पर सेकंड भी बोल सकते हैं। तो कुलाम पर सेकंड भी यूनिट किसकी है, आपकी करंट की है। ये कहां से आई, फॉर्मूले के हिसाब से आई है, और एम्पियर तो होती है इसकी यूनिट। ठीक है ना। तो दो यूनिट आपको याद रखनी है करंट की, कौन कौन सी, एक तो एम्पियर और दूसरी कुलाम पर सेकंड। अगर बात करें, देखो हर एक चीज की एक बड़ी यूनिट होती है और हर एक चीज की एक छोटी यूनिट होती है। तो करंट की भी हमारी दो यूनिट है। कैसी यूनिट है आपकी, स्मॉलर यूनिट है। कैसी यूनिट है आपकी, स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर यूनिट का मतलब छोटी यूनिट है। एक तो है आपकी वहां पे 1 मिली एम्पियर। क्या है आपकी, 1 मिली एम्पियर। और 1 मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है, 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। जैसे आपको याद हो, आपने बचपन में एक बात पढ़ी थी क्या, कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो ये आपने वहां पे रटा ही तो था, आपने वहां पे याद तो रखा था कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ऐसे यहाँ पे भी आपको एक बात याद रखनी कि 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं। मिली क्या है, मिली इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ किसी भी चीज की। अब एम्पियर आ गया तो करंट की छोटी यूनिट है, ग्राम आता तो ग्राम की छोटी, किसी की भी छोटी यूनिट होती है। तो सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि मिली एम्पियर क्या है आपकी, मिली एम्पियर करंट की एक छोटी यूनिट है। ऐसी इसकी एक दूसरी यूनिट होती है, वो होती है 1 माइक्रो एम्पियर। क्या होती है, 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर क्या है, माइक्रो एम्पियर भी करंट की छोटी यूनिट है, और उसके अंदर होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। कितने होते हैं, 10 की पावर -6 एम्पियर। बुक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल होते हैं उनके अंदर इनका सिंबल लिखा होता है, तो उनके सिंबल को भी आपको याद रखना। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, 1 मिली को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 MA, ये मतलब हुआ 1 मिली एम्पियर। इसका मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर। और 1 माइक्रो का सिंबल होता है म्यू, तो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 एम्पियर। तो बुक्स में आपको इस तरह से लिखा मिल सकता है। तो अगर आपको इस तरह से लिखा मिल जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। वो सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो सिंपली ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये क्या है, आपकी करंट की यूनिट है। बस फर्क इतना है कि वे करंट की छोटी यूनिट है। अगर कहीं पे छोटा करंट होगा, नहीं कम करंट होगा, तो वहां पे हम यूनिट्स को भी क्या कर देंगे, छोटी यूनिट का हम यूज कर लेंगे। तो एक छोटी यूनिट क्या होती है आपकी, मिली एम्पियर, और एक छोटी यूनिट होती है आपकी माइक्रो एम्पियर। ठीक है ना। अब हर चीज को मेजर करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस होता है, ऐसी करंट को भी मेजर किया जाता है। करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, एंड दैट डिवाइस इज नॉन एज अमीटर। कौन सा डिवाइस होता है आपका, अमीटर। तो अमीटर क्या है, अमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। यानी कि अमीटर एक वो डिवाइस हुआ जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, करंट को नाप सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं कि हाँ कितना करंट वहां पे फ्लो कर रहा है। अमीटर के बारे में आपको दो बात याद रखनी है, और ये दोनों बातें आपको एज इट इज याद रखनी है। इनका रीजन क्या है, इनका रीजन जब आएगा जब हम आगे फर्दर अभी इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो क्या याद रखना है, फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि अमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है
वो कैसा होता है, लो होता है। तो इसके पास कैसा रेसिस्टेंस होता है आपका, लो रेसिस्टेंस होता है। और इसको हमेशा कहाँ लगाया जाएगा, इसको हमेशा सीरीज में लगाया जाएगा। अब मैंने आपको ये बात क्यों कही है कि आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ना तो अभी आपको सीरीज के बारे में पता और ना ही आपको रेसिस्टेंस के बारे में पता। तो अभी फिलहाल आपको ये दोनों पॉइंट अपने माइंड में याद रखने हैं कि अमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, लो होता है, यानी कि कम होता है। और इसको हमेशा हम कहाँ पे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। जब अभी हम फर्दर आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस भी आएगा और सीरीज कॉम्बिनेशन भी आएगा। तो वहाँ पे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और रेसिस्टेंस क्या होता है। तो फिलहाल अभी आपको इतना याद रखना है कि अमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, लो होता है। और इसको हमेशा कहाँ लगाया जाता है, हमेशा इसको सीरीज में लगाया जाता है। तो ये इसको मेजर करने का डिवाइस हुआ। यहाँ तक क्लियर सबको। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है। देखो करंट की क्या होती है, करंट की ना एक डायरेक्शन होती है। करंट की क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है। तो करंट की डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो है विद द रेस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और विद द रेस्पेक्ट ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि करंट के बारे में हमने अभी पढ़ा कि करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या है आपका, फ्लो ऑफ चार्ज है। तो चार्ज तो आपका इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और चार्ज आपका प्रोटॉन भी हो सकता है। तो दोनों के फ्लो की वजह से करंट बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। तो वहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है और वो पॉइंट आपको क्या याद रखना है, वो पॉइंट आपको सिंपली ये याद रखना है कि अगर हमारा क्या होगा, अगर हमारा कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, कहीं पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट कौन फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। अपोजिट कौन फ्लो करेगा, आपका करंट फ्लो करेगा। तो कुल मिला के करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होती है, उल्टी होती है। और वहीं पे अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की, तो कहीं पर अगर आपके प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो प्रोटॉन्स की डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा, आपका करंट फ्लो करेगा। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, आपका करंट फ्लो करेगा। जैसे सपोज आपका इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्लो कर रहे हैं तो करंट आपका इस तरह से फ्लो करेगा। अगर आपके प्रोटॉन इस तरह से फ्लो कर रहे हैं तो करंट भी आपका इसी तरह से फ्लो करेगा। यानी कि प्रोटॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन तो सेम होती है और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट होती हैं। और इन्हीं को कहते हैं हम क्या, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या बोलते हैं हम इनको, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट ये पूछ लेते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है करंट की। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन का सिंपल मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट और प्रोटॉन्स के सेम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, एक पॉइंट आपको यहाँ पे और ध्यान रखना है कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी है कि डायरेक्शन कैसे, इधर की तरफ या इधर की तरफ। तो ये कैसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था एक वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक आपका स्केलर क्वांटिटी, दो क्वांटिटी आपने पढ़ी होंगी छोटी क्लासेस में, क्या, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसके बावजूद भी ये वेक्टर ना होकर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि ये किसी कुछ नियम्स होते हैं वेक्टर्स के, उन नियम्स को, उन लॉज को फॉलो नहीं करता जो आप आगे आने वाली फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। तो सिंपली फिलहाल आप इतना याद रख सकते हो कि करंट कैसी क्वांटिटी है आपकी, करंट आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी। हालांकि ये कॉन्सेप्ट पूछने के चांसेस कम है, बट अगर एग्जाम थोड़ा सा भी टफ बनाएंगे तो एमसीक्यू में सबसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि करंट कैसी क्वांटिटी आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके बावजूद भी कैसी क्वांटिटी आपकी, स्केलर क्वांटिटी। देखो इसमें एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, क्या, कि जो करंट होता है ना, वो करंट आपका एक सर्किट में से फ्लो करता है। तो यहाँ पे एक टर्म आते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में मैं यहाँ पे और बता देता हूँ आपको, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ध्यान समझना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जब भी कोई करंट किसी भी एक सर्किट के अंदर से फ्लो करता है तो करंट को फ्लो करने के लिए एक कॉन्टिन्यूअस और प्लस
क्लोज पाथ चाहिए, यानी कि उसको एक ऐसा रास्ता चाहिए जो एक तो लगातार हो, बीच में कहीं भी टूट ना रहा हो, और दूसरा वो रास्ता कैसा हो आपका, क्लोज रास्ता हो, यानी कहीं से शुरू हो रहा हो तो कहीं ना कहीं पे वो खत्म भी हो रहा हो, यानी घूम फिर के चाहे कहीं से भी घुमाए लेकिन आके क्या होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंपल मतलब क्या हुआ, एक क्लोज प्लस कॉन्टिन्यूअस पाथ। कैसा पाथ आपका, क्लोज भी है और साथ ही साथ कैसा है आपका, कॉन्टिन्यूअस पाथ है, एक कॉन्टिन्यूअस रास्ता है जिसमें क्या होता है, इन विच करंट फ्लो, जिसके अंदर क्या करेगा आपका, करंट फ्लो करेगा। तो सिंपल शब्दों में सर्किट का मतलब क्या हुआ, सर्किट का मतलब हुआ आपका कोई भी एक ऐसा कंटिन्यूअस और एक क्लोज रास्ता, यानी कि लगातार और बंद रास्ता जिसके अंदर से क्या करेगा, आपका करंट फ्लो करेगा। इसके अंदर क्या होगा, इस सर्किट के अंदर आपका करंट भी होगा, पोटेंशियल भी होगा, रेसिस्टेंस भी होगा, की भी होगी, और भी बहुत सब कुछ हो सकता है। तो ये सब कुछ कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हुई है, आपको कुछ गेन हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ताकि, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू, जय हिंद।